गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रही हैं। जो ये टॉपिक हमें है ना, हमारी केमिस्ट्री को, एक केमिस्ट्री की जो नींव है ना, उसको ये रखे देगा। और उस टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर मुझे एटम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, एटम का स्ट्रक्चर समझ में आता है, मुझे ये पता चलता है कि एक एटम के अंदर है ना, जो हमारे तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कहां कहां एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कहां कहां लाइज करते हैं, क्या रीजन है उनके पीछे, क्या बेसिक थ्योरी है उनके पीछे। तो मैं कहीं ना कहीं उस लोकेशन के ऊपर जा करके उस इलेक्ट्रॉन्स की, उस प्रोटॉन की और उस न्यूट्रॉन की जांच अगर मैं अच्छे तरीके से करता हूं, उसके बारे में मैं अच्छे से समझ पाता हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं एटम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर एटम एक्सप्लेन होता है, एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होता है, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर वो किसी के साथ जुड़ेगा, किसी के साथ कंबाइन होगा, तो उस समय उसकी सिचुएशन कैसी बनेगी, वो कैसी कैसी थ्योरियों को हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहा होगा। उन सारी बातों को आज हम है ना, यहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर करने जा रहे हैं। और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक जो है हमारा पार्ट 1। प्यारे बच्चों, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर की जो शुरुआत होती है ना, अगर आज इस वीडियो को 9th क्लास के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप +1 क्लास के भी बच्चे हैं जिनके पास साइंस है, +1 क्लास में जिन बच्चों के पास साइंस है और मेडिकल या नॉन मेडिकल जो भी स्ट्रीम लेकर के बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो यूं समझ लो बेटा कि आप है ना एक कंपटीशन लेवल के तौर पर है ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं हम शुरुआत। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो। क्या नाम था बच्चों? एवोगैड्रो। एक साइंटिस्ट था बेटा, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने ये समझ लो कि आज से 200 साल पहले, यानी कि अगर मैं कहूं कि आज हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है बेटा, 21st सेंचुरी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, आज 21st सेंचुरी है, इसका मतलब क्या हो गया, 21st सेंचुरी की जो शुरुआत होती है ना, वो 2000 से लेकर के 2099, ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये टाइम पीरियड किसका है बेटा? 21st सेंचुरी का है, 21st सेंचुरी का है। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी काम होगा वो 21वीं सेंचुरी का, 21st सेंचुरी का कहलाएगा। मैं कह रहा हूं आपको आज से 200 ईयर पहले, 200 साल पहले, इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? 200 साल पहले अगर मैं जाऊं तो इसका मतलब मैं 19th सेंचुरी की बात करूं, 19th सेंचुरी, और उसकी जो शुरुआत होती है ना 1800 से लेकर के 1899, इस टाइम के बीच में उस समय के जो प्रेजेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना ये डिस्कस किया कि आने वाले समय के अंदर जो एलिमेंट है, वो जो मेटल्स हैं हमारे पास, या जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्यों रिएक्ट करती हैं। वहां पर उस समय में ना हमारे पास है ना प्यारे बच्चों, कितनी थी बेटा? ओनली हमारे पास 28 एलिमेंट थे हमारे पास उस समय, 28 एलिमेंट। और 28 एलिमेंटों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने यह माना कि भाई आज हमारे पास 28 एलिमेंट हैं, आज हमने 28 एलिमेंट को अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो अर्थ और अर्थ के सराउंडिंग इंफिनिटी एलिमेंट्स पड़े हैं, इंफिनिटी एलिमेंट्स। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो उसको किस तरीके से रिकवर कर पाएगी, किस तरीके से समझ पाएगी, उस पैटर्न को समझने के लिए यहाँ के जो प्रेजेंट साइंटिस्ट थे बेटा, उन प्रेजेंट साइंटिस्टों ने ना इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और उसमें सबसे बेस्ट जो है ना, दुनिया को एक्सप्लेन करने वाला जो सबसे बेस्ट था, वो कौन था बेटा? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कैसे बेस्ट था? चलो एवोगैड्रो के बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने काम किया बेटा किसके ऊपर? सब्सटेंस के ऊपर। किसके ऊपर काम किया भाई बच्चों? दैट इज सब्सटेंस के ऊपर काम किया। ठीक है, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने किसके ऊपर काम किया? सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में क्या क्या चीज आ सकती है? एलिमेंट भी आ सकता है, कंपाउंड भी आ सकता है, मिक्सर आ सकते हैं, साल्ट आ सकते हैं, कोई भी जो चीज जो एलिमेंटों से मिलकर के बनी होती है,
उसमें एलिमेंट्स भी हैं, कंपाउंड्स भी हैं, मिक्सर भी है, साल्ट भी है, और हाइड्रस अनहाइड्रस फॉर्म जितनी भी फॉर्मलाइज कर रही है सारी की सारी फॉर्म उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। तो एवोगैड्रो ने किसके ऊपर काम किया बेटा? सब्सटेंस पर। सब्सटेंस पर काम किया तो उसने कहा कि जो सब्सटेंस है ना हमारे पास, वो दो प्रकार की फॉर्म में मेरे सामने आ रहा है। कौन बात कर रहा है? ये एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कह रहा है एक जो सब्सटेंस है ना वो मेरे पास दो प्रकार की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, दो प्रकार की फॉर्म में लाइज कर रहा है। दो प्रकार की फॉर्म में कौन सा? एक तो हमारे पास डेफिनेट और एक हमारे पास कौन है बेटा? इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट दो प्रकार की फॉर्म में लाइज कर रहा है। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कर रहा है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने किसके ऊपर काम किया? सब्सटेंस पर। और उसने सब्सटेंस पर काम करते करते ये कैलकुलेशंस निकाला कि जो सब्सटेंस है ना वो दो प्रकार की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। उसने डेफिनेट किसको कहा? उसने कहा डेफिनेट वो सब्सटेंस होंगे, डेफिनेट सब्सटेंस वो होंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर इतने सारे पार्टिकल प्रेजेंट्स हैं ना, इतने सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, देखो भाई बच्चों कई बार है ना बुक्स के अंदर क्या कर देते हैं, यहां पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिख देते हैं। कई बार बुकों में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिख देते हैं। मैं एक बात मानता हूं बेटे, जब हमारे ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद वैल्यू चली जाती है तो 0.1 से या 0.2 से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर के ऊपर, हमारी वैल्यूज के ऊपर। मैं आपको सभी जगह ना क्या लिखूंगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्या बेनिफिट होगा उससे? यहां पर भी 23 आ रहा है पॉइंट के बाद, और पावर में भी क्या रहा है? 23। तो हमें इजी याद रह जाता है कि भाई इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल है और उतनी ही पावर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे कोई हमारी वैल्यू के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो वापस आते टॉपिक पर, एवोगैड्रो ने क्या बताया? एवोगैड्रो ने कहा सब्सटेंस मेरे पास दो फॉर्म में पाया जाएगा, किसमें? डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन है? डेफिनेट है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर इतने पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस में काम कर रहे हैं ना तो वो पार्टिकल कौन है? डेफिनेट है। अगर किसी भी पार्टिकल्स में, किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो इससे या तो लेस देन है या इनसे ज्यादा है, मोर देन है। किससे बेटा? किससे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने पार्टिकलों से किसी भी सब्सटेंस के अंदर या तो इतने पार्टिकलों से वो वैल्यू कम है या इतने पार्टिकलों से वो वैल्यू ज्यादा है। इतने पार्टिकलों से वो वैल्यू या तो कम है या इतने पार्टिकलों से वो वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। तो वो डेफिनेट नहीं कहलाएगा, वो किसमें काउंट हो जाएगा? इनडेफिनेट में। ये बात हमें कौन समझा रहा है? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने ही दुनिया को सबसे पहले बताया कि भाई हमारे पास है ना, उस समय हमने किन किन के ऊपर काम किया था? किसके ऊपर काम किया? एलिमेंट पर। किसके ऊपर काम किया? मिक्सर पर, कंपाउंड पर, साल्ट पर, इन चीजों पर काम किया। तो एवोगैड्रो से पूछा गया, एवोगैड्रो भाई आप हमें ये बताइए, आपके अनुसार अगर प्रेजेंट में हमारे पास 4 सब्सटेंस हैं, प्रेजेंट में हमारे पास 4 सब्सटेंस है, कौन कौन से? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर और साल्ट। 4 सब्सटेंस है। आपके अनुसार डेफिनेट कौन है और इनडेफिनेट कौन है? आपके अनुसार बताइए कि डेफिनेट कौन है और इनडेफिनेट कौन है। तो इसने कहा कि जो एलिमेंट है ना, कौन बेटा? जो हमारे पास एलिमेंट है वो डेफिनेट है, एलिमेंट डेफिनेट में एग्जिस्ट कर रहा है। जो कंपाउंड है ना, कौन बेटे? कंपाउंड है, वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? वो भी डेफिनेट में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि एलिमेंट भी डेफिनेट है और कंपाउंड भी डेफिनेट है। ये जो पार्टिकल है ना ये डेफिनेट सब्सटेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं इनडेफिनेट की बात करूं ना तो ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास मिक्सर है और ये हमारे पास कौन है? साल्ट है। कौन है? मिक्सर और साल्ट। इसने काम किया। क्यों बेटा? मिक्सर के अंदर जो पार्टिकलों की क्वांटिटी आज भी हम पढ़ते हैं, मिक्सर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं होते।
नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं होते। साल्ट जो होता है ना, साल्ट अपने पास किस में पाया जा सकता है, हाइड्रस फॉर्म में, अनहाइड्रस फॉर्म में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या मॉइस्चर को रिड्यूस कर रहा होता है, या हम है ना उसके क्रिस्टल फॉर्म बना रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मॉइस्चराइज फॉर्म है ना उसकी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आज से देखो, सोच करके देखो बेटा, किस केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उस केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं जो 200 साल पहले एक्सप्लेन की गई थी, और उन बातों को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज भी हम इनको समझते हैं, इनके द्वारा दी गई फिनोमेना, इनके द्वारा प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, और उसके अंदर से हम कुछ अपने लिए निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री समझ रहे हैं, केमिस्ट्री समझ रहे हैं। तो इसने कहा एलिमेंट कौन है, डेफिनेट है, कंपाउंड कौन है, डेफिनेट है, बट मिक्सचर क्या है, इनडेफिनेट है, साल्ट क्या है, इनडेफिनेट है। तो यहां से हमारे पास कुछ फॉर्म निकल करके आनी स्टार्ट हुई, किसकी बेटा, एलिमेंट की और कंपाउंड की भी डेफिनेट है। तो हमने काम किसके ऊपर, उसके ऊपर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स पड़े हैं। तो हमने काम किसके ऊपर करना स्टार्ट किया बेटा, हमने काम किया एलिमेंट पर और कंपाउंड पर। इसका मतलब हमने काम किसके ऊपर किया, एलिमेंट पर और कंपाउंड पर। प्यारे बच्चों, अगर मैं +1 क्लास की बात करता हूं, +1 क्लास के अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वहां ये टॉपिक दोबारा रिपीट होता है, और वहां पर है ना ये टॉपिक 2 टाइप से ड्राइव होकर के चलेगा, 2 प्रकार से ड्राइव होगा। एक साइड तो चलेगा जो काम करेंगे साइंटिस्ट किसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर काम करते हुए जाएंगे, और एक साइड जो टॉपिक चलेगा अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि बात किसने कही, एवोगैड्रो ने, काम किसने किया, एवोगैड्रो ने, पार्टिकल किसने काउंट करके दिखाए, मैथमेटिकली थ्रो उसने ना पार्टिकल काउंट करके दिखाए कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो डेफिनेट होगा इसके ऊपर। तो उसके बाद साइंटिस्टों को टाइम मिल गया कि भाई इन बातों पर सोचने के लिए, और वो आगे आगे इनको ना सोचते हुए चले गए, और सोचते सोचते उसने ना इन टॉपिकों को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, और उसने बताया कि भाई हमारे पास ना यहां तक अगर फॉर्मलाइज करेगी ना तो वो डेफिनेट होगी, और इससे अगर आगे या इससे कम ज्यादा होंगी तो वो इनडेफिनेट होगी। हम आगे बढ़ते हैं। जब हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया, क्या पता चल गया, अब ये सारी बातों को मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखो बेटे, क्या एवोगैड्रो की बात सुनी, हमें पता चला, क्या पता चला बेटे, अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, कोई मेरे पास कौन है, कोई भी एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उस एलिमेंट में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के बना है वो एलिमेंट, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बेटा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इतने सारे क्या हैं, पार्टिकल्स। एक एलिमेंट जो है ना वो इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के बना है। प्यारे बच्चों, आज हमारे पास एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, आज हमारे पास एक 118 एलिमेंट है, 118 इतने एलिमेंट है, और उसमें से कोई भी आप है ना कोई भी एलिमेंट उठा ले बेटा, प्रत्येक एलिमेंट में इतने ही पार्टिकल पाए जाएंगे, प्रत्येक एलिमेंट इतने सारे पार्टिकलों से मिलकर के बना होगा। आगे चलते हैं। उसने कहा कंपाउंड भी जो है ना हमारे पास कौन बेटे, कंपाउंड भी जो है, कंपाउंड भी एक हमारे पास कौन है, डेफिनेट है, कंपाउंड भी हमारे पास कौन है, एक दैट इज डेफिनेट है, और डेफिनेट होगा तो उसके अंदर भी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे हमारे पास क्या पाए जाएंगे, पार्टिकल्स, क्या पाए जाएंगे बेटा, पार्टिकल्स। यानी कि कंपाउंड के अंदर भी पार्टिकल है, एलिमेंट के अंदर भी पार्टिकल्स है। अब बात हमारे सामने बार बार आ रही है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स। अब हमें पहचान तो होनी चाहिए ना किस बात की, कि एलिमेंट का पार्टिकल कौन सा है, कंपाउंड का पार्टिकल कौन सा है, तो वहां से इनकी पहचान रखी गई। अगर एलिमेंट के पार्टिकल को आप पहचानोगे तो किस चीज से पहचानोगे बेटा, एटम शब्द से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं। और अगर मेरे पास है ना कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एटम के छोटे पार्टिकल को, सॉरी एलिमेंट के, सॉरी बेटे, एलिमेंट के छोटे पार्टिकल को हम किससे पहचानेंगे, एटम से।
एलिमेंट के छोटे पार्टिकल को किससे पहचानेंगे? एटम से। और कंपाउंड के छोटे पार्टिकल को किससे पहचानेंगे? मॉलिक्यूल से। अब ये चीज क्या होती है? एटम क्या चीज होती है या मॉलिक्यूल क्या चीज होती है? तो सबसे पहले हमने ना इसके अंदर किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया? एटम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम के बारे में। जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ती जाएगी, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा, उस यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर किसके ऊपर चलेगा बेटा? मॉलिक्यूल के ऊपर चलेगा। और ये जो यूनिट हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर चलेगा? एटम के ऊपर चलेगा। यानी कि एटम के बारे में पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम क्या चीज है? एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बना? एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना? तो शुरुआत कहां से हुई थी? एवोगैड्रो से। हमें पहचान होनी चाहिए बिल्कुल बारीकियां। जब हम क्लास लेने ही बैठ गए, क्लास को डिस्कस करने ही बैठ गए, तो हमें उस टॉपिक के बारे में सारी बारीकियां, सारी डिटेल्स हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे भी कोई भी पॉइंट है ना हमारा छूटना नहीं चाहिए। सारे पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा बेटे। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर वीडियो भी बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दैट्स माय राइट। ठीक है, चलते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, बात किसके ऊपर करना चाहते हैं हम? एटम के ऊपर। बात किसके ऊपर करना चाहते हैं? एटम के ऊपर। तो एटम के बारे में सबसे पहले फिर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था जे थॉमसन। थॉमसन बेटा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था जे थॉमसन। उसने कहा एवोगैड्रो भाई, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आपने क्या कहा? एक जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो डेफिनेट पार्टिकल है, कितने? इतने डेफिनेट पार्टिकल। कितने? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर इतने डेफिनेट पार्टिकल हैं तो ये जो छोटा सा पार्टिकल जिसका नाम आपने एटम दिया, जिसका नाम आपने क्या दिया? एटम। तो ये एटम क्या चीज है? मैं और गहराई तक जाना चाहता हूं। यह बात सबसे पहले किसने रखी बेटा? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने दुनिया से ना ये कहने लगा कि भाई एटम क्या चीज है, एटम के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आप सभी के साथ मिलकर के डिस्कस करना चाहता हूं। और इसने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे। इसने क्या कहा? एटम एक वाटरमेलन है, एटम एक तरबूज है। एटम कौन है? एक तरबूज है, वाटरमेलन है। एटम एक स्फेरिकल फॉर्म में है, जैसे तरबूज है हमारे पास। और उस तरबूज के अंदर जो खाने वाली गिरी है ना, जो खाने वाली गिरी होती है जिसको हम खाते हैं तरबूज के अंदर, वो हमारे पास किसका काम करेगी? प्रोटॉन का। किसका काम करेगी? प्रोटॉन का। और इसके अंदर जो छोटे छोटे सीड्स हैं, जो बीज हैं हमारे पास, जो इसके अंदर कौन है बेटा? जो हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स बीज हैं, वो बीज हमारे पास किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। और एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन का मतलब कौन बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन हो गया? नेगेटिव चार्ज। जितना प्रोटॉन होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को ना न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसीलिए एटम प्रॉपरली न्यूट्रल होता है। इसीलिए एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, एटम प्रॉपरली न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर सरफेस है ना इस वाटरमेलन का यानी कि एटम का, वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर कौन है? नेगेटिव चार्ज है। इसलिए वो अपने आप में क्या पड़ा है? न्यूट्रल पड़ा है। आज से 200 साल पहले से ये बातें चल रही है और ये सच्चाई है। अगर कोई भी साइंटिस्ट यूनिवर्स को कोई बात कहता है कि ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे, तो उसको ना थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली वो बातें प्रूफ करनी पड़ती है। वो थ्योरेटिकली भी उन बातों को समझाएगा, मैंने इस बेस के ऊपर इन चीजों को कह रहा हूं, साइंटिस्ट बता रहे हैं। और मैं एक्सपेरिमेंटली अगर इन चीजों को डिस्क्राइब करूं, एक्सपेरिमेंटली मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूं, तो ये एक्सपेरिमेंटली, इस एक्सपेरिमेंट से मैंने इनको ऑब्जर्व किया। जे थॉमसन से ना बहुत सारे लोगों ने पूछा, श्रीमान जी आपको कैसे पता चला कि एटम स्फेरिकल है? आपको कैसे पता चला कि एटम के अंदर दो ही पार्टिकल हैं?
जब जे थॉमसन ने सिर्फ दो पार्टिकलों के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया। न्यूट्रॉन के बारे में आगे डिस्कवरी हुई, चैंडविक एक साइंटिस्ट आता है, और चैंडविक ने हमारे को ना न्यूट्रॉन की खोज करके दिखाई, बट जे थॉमसन ने एवोगैड्रो की बात सुन करके एटम के ऊपर काम किया, और एटम पर काम किया तो उसको यह बताया कि एटम के अंदर दो ही पार्टिकल पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम न्यूट्रलाइज है। तो आउटर सरफेस जो एटम का है ना वो न्यूट्रल पड़ा है, उसके ऊपर कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके चार्ज उसके अंदर है। बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाया, प्रूफ नहीं कर पाया ये एक्सपेरिमेंटली। इसने बहुत समय लगाया उन चीजों को प्रूफ करने के लिए, बट समय निकल गया बच्चों, ये प्रूफ नहीं कर पाया। और इसने जैसे ही इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। बट इसकी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कौन बढ़ाता है? एक साइंटिस्ट आता है, और उस साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने करके दिखाया, और उस साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाया वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उस साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने काम किया कैथोड रे। क्या बनाई बेटा? दुनिया में सबसे पहले क्या बनाई? कैथोड रे, कैथोड की रेज बनाई। और कैथोड रे के थ्रू ही उसने क्या करके दिखाया? दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है, जे थॉमसन की जो अधूरी बातें थी उन बातों को पूरा करने के लिए हमारे सामने एक साइंटिस्ट आता है, जिसने कैथोड रे बनाई, और कैथोड रे के थ्रू उसने दुनिया को समझाया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस महान साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज विलियम क्रुक। क्या नाम था बेटा? विलियम क्रुक। उस महान साइंटिस्ट का नाम था विलियम क्रुक। इसने क्या किया? इसने एक 60 सेंटीमीटर क्या ले ली बेटा? दैट इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले ली। 60 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, कितनी बेटा? 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, लॉन्ग ग्लास ट्यूब बेटा। ताकि ट्यूब, ग्लास ट्यूब क्यों ली? ताकि उसमें होने वाले जो चेंजेस है ना हमें दिखाई दे कि इसमें कुछ मोमेंटम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन चल रही है या नहीं चल रही। उन सारी चीजों को इसने ना हमारे सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और उसने क्या किया? 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब ली, उसने इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप क्या होता है बेटा? वैक्यूम पंप वो चीज होती है जहां से, ये क्या लगाया बेटा? दैट इज वैक्यूम पंप, जहां से हम कोई भी गैस इसके अंदर भर सकते हैं। कोई गैस भरने के लिए वैक्यूम पंप लगाया। और हमने क्या किया? लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर पर कोई एक गैस, एनी ऑफ वन गैस इसके अंदर मैंने भर दी, एनी ऑफ वन गैस मैंने इसके अंदर भर दी। दोबारा सुने, कैथोड रे किसने बनाई? या इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज किसने करके दिखाई बेटा? विलियम क्रुक ने। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? जे थॉमसन ने। बट उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ करके दिखाया बेटा? विलियम क्रुक ने, थ्रू द कैथोड रे। और उसने क्या किया? 60 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली, जहां पर उसने एक वैक्यूम पंप लगाया, जिससे कोई एक गैस, एक मिक्सर ऑफ गैस नहीं, सिंगल गैस के पार्टिकल उसने भरे एट लो प्रेशर पर। फिर क्या किया बेटा? उसने इसके अंदर दो रोड लगाई, दो रोड बेटा, और एक रोड ये इधर लगाई और एक रोड उसने ये इधर लगाई। ये दो रोड लगाई बच्चों। एक रोड किसकी लगाई बेटा? दैट इज रोड ऑफ एनोड, एनोड की रोड लगाई, एनोड की रोड, एनोड की रोड, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। बैटरी का पॉजिटिव चार्ज हम कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? रीजन बताता हूं। अच्छा भाई, ये अपोजिट साइड में कौन सी रोड लगाई? कैथोड की रोड लगाई, कैथोड रोड लगाई, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज था बेटा? नेगेटिव चार्ज कनेक्ट किया। किसका? बैटरी का। बैटरी हमने कहां कनेक्ट करी बेटा? बैटरी हमने यहां पर कनेक्ट कर दी, बैटरी हमने यहां कनेक्ट कर दी। दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता है करंट कहां चलता है? करंट चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, ऐसे करंट चलता है। करंट कहां चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव साइड करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ऐसे चलता है बेटा। प्यारे बच्चों ध्यान करें एक बार, अगर मैं सेल को रिप्रेजेंट करूं, सेल के टर्मिनलों को रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक बड़ा डंडा लगाते हैं और एक छोटा लगा देते हैं। जो बड़ा डंडा होता है वो पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। और सेल के अंदर जो बड़ा डंडा होता है ना, वो किसका काम करता है? कैथोड का। और छोटा डंडा किसका काम करता है बेटा? एनोड का काम करता है।
बात समझ में आई। बट अगर मैं बैटरी के लिए जोड़ू बेटा, किसके लिए, बैटरी में ये कनेक्टेड करता हूं, तो बैटरी में मिनिमम हम 2 या 2 से अधिक टर्मिनल दिखाते हैं, 2 से अधिक, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कम से कम इतना दिखाते हैं। और इसमें भी पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव बड़े डंडे को दिखाते हैं, छोटा डंडा नेगेटिव के लिए होता है। और जो पॉजिटिव होता है वो किसका काम करेगा, बैटरी में अपोजिट काम होता है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड यहां पर कौन होता है, नेगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन होता है, कैथोड होता है। अच्छा भाई, तो हमने यहां पर क्या कनेक्ट कर दी, यहां पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी बेटा। बैटरी भी कितनी कितनी वोल्टेज की, 10,000 वोल्टेज की, 10,000 वोल्टेज की बेटा। पॉइंट देखो कितनी हैवी बैटरी यहां पर यूज करी, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बना सकूं तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड मैं उसके ऊपर लगाऊं। किसके ऊपर लगाऊं, देखेंगे कहां लगेगा, हमने ये चीज ऑब्जर्व करनी है। एक बात और मैं आपसे बताऊं प्यारे बच्चों, हमारे घरों में जो लाइट आती है, होम घर पर जो लाइट आती है वो एसी करंट आता है। एसी, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट बेटा, अल्टरनेटिंग करंट वहां पर आता है, अल्टरनेटिंग करंट वहां पर आता है। और इसकी जो पोटेंशियल होती है 220 वोल्ट से 240 वोल्टेज के बीच में ये एग्जिस्ट करती है। इसकी जो पोटेंशियल होती है यहां पर। करंट कैसे चलता है, करंट ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे एक फेज ऊपर बन रहा है, अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अल्टरनेट फेज बनते जाएंगे इसके अंदर। बट जो है ना, इससे इस स्ट्रेंथ से हमारे पास 2 प्रकार का करंट और बनता है, 2 प्रकार का करंट। अगर इससे कम वोल्टेज में मैं करंट बनाऊं, जैसे हमारा मोबाइल चार्जर होता है, घरों पर जो इन्वर्टर बैटरी होती है वो 12 वोल्टेज, सिंगल बैटरी 12 वोल्टेज की होती है, ठीक है। जब डबल बैटरी को हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ हम निकाल लेते हैं, कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। बट जो सिंगल बैटरी होती है वो 12 वोल्टेज की होती है, इन्वर्टर बैटरी जो होती है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास आजकल है ना एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर 33 वोल्ट का चार्जर आ रहा है, 63 वोल्टेज का, 67 वोल्टेज का जो आ रहा है, वो उसकी पोटेंशियल है बेटा, स्ट्रेंथ है, उसकी कैपेसिटी है। तो इससे अगर कम जो करंट बनाए तो वो ऑफ वेव करंट कहलाता है, ऑफ वेव करंट। और अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी का करंट बनाओ तो उसको बोलते हैं आप फुल वेव लेंथ वाला करंट, ठीक है। और ये जो फॉर्म बनी है ना, ऑफ वेव या फुल वेव, ये करंट बोले जाते हैं डीसी। डीसी किसको बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बेटा, डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट कैसे चलता है, जो ऑफ वेव करंट होगा ना, जो हमारे पास कौन होगा, ऑफ वेव करंट होगा, वो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। पहले ऑफ वेव चली, उतने ही टाइम के लिए रुक जाएगा, फिर आप आगे ऑफ वेव चलेगी, फिर उसका एक पार्ट रुक जाएगा, फिर आगे ऑफ वेव चलेगी, फिर एक पार्ट उसका रुक जाएगा। इस तरह करंट है ना, चला रुका, वो किस में काउंट होता है, ऑफ वेव में, ठीक है। +2 क्लास में हमारे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर एक यूनिट आती है, वहां पर रेक्टिफायर नाम का एक टॉपिक है, उसके अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। तो उसमें हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि एसी करंट को हम डीसी में कैसे बदलते हैं। और डीसी में बदलते हैं तो 2 प्रकार से बदला जाता है, एक हाफ वेव में और एक फुल वेव में। फुल वेव कैसे चलता है, फुल वेव ऐसे चलता है बेटे, ऐसे एक ही फेज में कंटिन्यूस वो करंट चलता हुआ जाएगा, एक ही फेज में वो करंट हमारे पास आगे बढ़ता हुआ जाएगा, वो फुल वेव करंट होता है। अब इसी बात को मैं ना, ये तो थी बच्चों जो बैटरी है, बैटरी अब ये कौन सी है, ये डीसी वोल्टेज बैटरी है, यानी कि 240 वोल्टेज से अपर जो वोल्टेज हम करंट बनाते हैं वो हमारे पास किस में लाइज करता है, डीसी के अंदर लाइज करता है। इसीलिए डीसी करंट सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही शिफ्ट में चलता है, ठीक है। रेलवे जो चल रही है, जो बिजली से चलने वाले जो इंजन होते हैं ट्रेन के, वो 25,000 वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। आप सोच के देखिए 25,000 वोल्टेज, और वो कौन सा करंट है, डीसी करंट है। तो इसका मतलब जो डीसी करंट होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, उसके बारे में आपके फिजिक्स के अंदर आता है। तो हम वापस अपने केमिस्ट्री के टॉपिक पर आते हैं, और केमिस्ट्री के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। क्या किया बच्चों, हमने पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, एनोड से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ दिया, कैथोड से। यहां पर एनोड की साइड इंटरनल सरफेस ऑफ ट्यूब, ट्यूब के अंदर की साइड हम है ना एक कोटिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई बच्चों, कोटिंग पेंट कर देंगे। किसकी कोटिंग बेटा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। क्यों किया बेटा,
ताकि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम इसमें करंट दें, काम स्टार्ट हो जाए। क्या काम स्टार्ट होगा देखेंगे। जो भी काम स्टार्ट होगा इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर हमारे पास कोई न्यू पार्टिकल वहां पर उत्पन्न होता है, न्यू पार्टिकल वहां पर डिस्क्राइब होता है, तो उस न्यू पार्टिकल को यह जिंक सल्फाइड अपने अंदर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। जिंक सल्फाइड उस न्यू पार्टिकल को अपने अंदर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और अगर वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ना उसकी पहचान होगी कि ये कौन सा पार्टिकल है, उसको हम है ना माप सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आपको याद है हमने लो प्रेशर के ऊपर इसके अंदर क्या भरी दी थी बेटा, गैस भर दी थी। लो प्रेशर के ऊपर क्या भर रखी थी, गैस। बैटरी को ऑन किया, बैटरी को ऑन किया तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो किसकी तरफ भागेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, एनोड रोड पर है। एनोड रोड से करंट किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव की तरफ गया बेटा, और जो नेगेटिव फील्ड है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। हमें क्या देखने को मिला, पॉजिटिव फील्ड नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से इसके अंदर क्या बनने लगा बेटा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बैटरी की पोटेंशियल बहुत है, बैटरी की वोल्टेज बहुत है, और इसकी वजह से यहां पर फील्ड भी कैसा बनेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील्ड बनेगा। और आपको पता होना चाहिए जो लाइट वेलोसिटी है, लाइट जो वेलोसिटी है वो उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितनी चलती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से चलती है। आपको जो +1 क्लास के बच्चे हैं और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो एक बात ध्यान से सुने, जब करंट चलता है, करंट के अंदर दो प्रकार का फील्ड उत्पन्न होता है। जब भी कहीं करंट हम चलाते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट चले या ओपन करंट चले, क्लोज कंटेनर में करंट चले, तो करंट चलेगा तो उसमें दो प्रकार का क्या उत्पन्न होता है, फील्ड उत्पन्न होता है। दो प्रकार का फील्ड कौन कौन सा बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है और एक अपने पास कौन सा होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और दीज आर लाइज एट परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेगा। क्या मतलब है, अगर करंट मान लो करंट इधर चल रहा है, मान लो करंट इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसी डायरेक्शन में अपना क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, ठीक है। और उसी के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर उसका एक फील्ड और चलता है जिसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे चलेगा, उतनी ही स्पीड से चलेगा जितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइट वेलोसिटी के ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे मापते हैं, 1/ε0 से। मैग्नेटिक फील्ड को आप μ0 से मापते हैं। और अगर ये कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, हमारे पास ε0 की और μ0 एक कांस्टेंट टर्म होती है, और यहां से इनकी वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं, √of ε0 एंड μ0। अगर इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर पुट कर दी जाए तो ये हमारे पास आता है 2.97 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना आता है, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम लिख सकते हैं, इतनी स्पीड से। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बैटरी को ऑन किया, करंट चला, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पीड से जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है। और उसके अंदर कौन सा फील्ड उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों इतनी स्पीड से चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर इस ट्यूब के अंदर क्या चलने लगा, फील्ड उत्पन्न होने लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लग गया। अब बीच में कौन आ गई, गैस पार्टिकल। कौन आ गया बेटा, गैस पार्टिकल। और हमने ये पढ़ा अगर कोई गैस पार्टिकल है तो वो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, एटम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देखिए दोबारा देखते हैं, ये हमारे पास कौन बन गया बेटा, यहां पर जो गैस पार्टिकल है ना वो किसकी तरह काम कर रहा है, एटम की तरह काम कर रहा है। और एटम के अंदर ऊपर से भी फील्ड जा रहा है, नीचे से भी फील्ड जा रहा है, उसके अंदर क्या उत्पन्न होने लग जाएगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। और फ्रिक्शन की वजह से वो ना अपनी कुछ प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, यानी कि एक तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रिक्शन की वजह से इसमें से क्या निकलने लग गए, इलेक्ट्रॉन। और जब किसी भी पार्टिकल में से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही उसके पीछे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर निकल गया, तो एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पर कैरी हो जाते हैं, उतना पॉजिटिव चार्ज बनने लग गया। अब बात यह आती है
कि जो एटम है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब एटम के ऊपर गैस पार्टिकल है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी हुआ, वो किसकी तरफ गए, वो अट्रैक्ट हुए कैथोड रोड की तरफ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। और इसमें से जो गैस पार्टिकलों में से जो इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए बेटा, वो इलेक्ट्रॉन गए हमारे पास एनोड रोड की तरफ। किसकी तरफ गए, एनोड रोड की तरफ। और एनोड रोड के पीछे जिंक सल्फाइड की जो हमने कोटिंग कर रखी थी, और जिंक सल्फाइड ने उस इलेक्ट्रॉन्स को, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिकल जो गैस में से निकले थे, उन पार्टिकलों को अपने अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पार्टिकल हमारे पास निकले थे, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिकल्स को जिंक सल्फाइड ने अपने अंदर क्या कर लिया बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया भाई बच्चों, एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही होती है, उस समय जब ये पार्टिकलों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो इसका जो कलर होगा ना, ग्रीन ग्रीन फ्लोरेंस में ये कन्वर्ट होने लग जाएगा। कौन बेटा, जिंक सल्फाइड उस समय ग्रीन फ्लोरेंस में बदलना शुरू हो जाता है। और ग्रीन फ्लोरेंस बदलता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार है ना, एक जगह पानी खड़ा रह जाता, पानी रुक जाता है अर्थ के सरफेस पर, और वहां पर काफी दिन से पानी रुकने के बाद एक ग्रीन कलर की परत बन जाती है। उसी प्रकार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, तो उस समय जिंक सल्फाइड जब इन कलर्स को, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन फ्लोरेंस। उससे पहले कलर कैसा था, रेडिश ब्राउन। जिंक सल्फाइड का कलर कैसा था, रेडिश ब्राउन। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके उसका कलर कैसा बन गया बेटा, ग्रीन फ्लोरेंस में वो बन गया। और ग्रीन फ्लोरेंस के ऊपर जब हमने चार्ज को ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया बेटा, चार्ज को, तो हमें कौन सा चार्ज दिखाई दिया, नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज का नाम ही क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो हमें दिखाई दिया, इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो विलियम क्रुक कहता है कि जे थॉमसन ने जो बात कही थी, एटम एक पार्टिकल है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये एक्सपेरिमेंटली उसने ये बात प्रूफ करके हमें दिखाई थी। एक टॉपिक आज हमने करवाया है, ये हमारा आज का पार्ट 1 है, पार्ट वन। और कल इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। और ये टॉपिक हमारा जो 9th क्लास के बच्चे हैं और जो 11th क्लास के बच्चे हैं जिनके पास साइंस है, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इसके अंदर उत्पन्न यहां से बहुत सारी बातें हमारे पास निकल करके आई हैं। तो आप प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से समझें। कोई भी प्रॉब्लम्स है आप मेरे को कमेंट करें, और उसके प्रॉब्लम्स को या तो मैं कमेंट को उसी समय एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे ये लगा कि भाई बच्चों के ना काफी सारे कमेंट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं उस टॉपिक को दोबारा उस कमेंट्स के ऊपर वीडियो बना करके आपको मैं समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां तक इसको करके लेके आना है। आज के लिए इतना ही। हैव नाइस डे। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। सभी टॉपिकों को, जो हमारी ड्यूटी है, अगर हमने साइंस ली है तो साइंस को आप पढ़ करके देखिए बेटा। आज आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे।